ये वो रात थी जो बंगाल कभी नहीं भूलेगा। चारों तरफ जश्न का माहौल, बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर नाच रहे थे, मिठाइयां बंट रही थीं और कोलकाता के राजभवन में इतिहास लिखा जा रहा था। आजादी के बाद पहली बार बंगाल में बीजेपी का मुख्यमंत्री शपथ ले रहा था। लेकिन ठीक उसी वक्त एक फोन आया। शुभेंदु अधिकारी के सबसे करीबी इंसान, उनके पर्सनल असिस्टेंट चंद्रनाथ रथ को दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वो इंसान जिसने हर रैली में अपने नेता का माइक थामा था, हर कैंपेन में रातें जागकर बिताई थीं, हर मुश्किल घड़ी में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा था, वो इस ऐतिहासिक जीत का एक पल भी जश्न नहीं मना पाया। ये सिर्फ एक हत्या की खबर नहीं थी, ये बंगाल की उस राजनीति का असली चेहरा था जो दशकों से खून से लिखी जाती रही है। और यही वो सवाल है जो आज पूरे देश को सोचने पर मजबूर करता है। आखिर क्यों ममता बनर्जी, जो 15 साल से बंगाल की अपराजित महारानी थीं, आज शुभेंदु अधिकारी के हाथों अपने ही घर में हार गईं? अगर आप इस तरह की गहरी जमीनी राजनीतिक कहानियां देखना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन भी दबाएं ताकि कोई भी जरूरी अपडेट मिस ना हो। इस सवाल का जवाब एक नहीं, कई परतों में छुपा है। 1990 का दशक, मेदिनीपुर जिला। उस वक्त सीपीएम का ऐसा खौफ था कि विपक्ष में खड़े होना भी जानलेवा हो सकता था। गांव में डर था, दबाव था, हिंसा थी। ऐसे माहौल में एक नौजवान राजनीति में उतरा, शुभेंदु अधिकारी। उनके पिता शिशिर अधिकारी राज्य की राजनीति में पहले से थे, बाद में यूपीए सरकार में मंत्री भी रहे। लेकिन शुभेंदु विरासत के भरोसे नहीं बैठे। वो गांव-गांव घूमे, लोगों की समस्याएं घंटों बैठकर सुनी, छोटे छोटे मुद्दों को जन आंदोलन में बदला। मेदिनीपुर के दूर दराज इलाकों में ऐसा संगठन खड़ा किया जो कोई बाहरी नेता कभी नहीं बना सकता था। धीरे धीरे लोग उन्हें सिर्फ नेता का बेटा नहीं, जमीन से उगा हुआ नेता मानने लगे। फिर आया 2007, वो साल जिसने सब कुछ बदल दिया। नंदीग्राम। लेफ्ट फ्रंट सरकार ने फैसला किया कि 10,000 एकड़ कृषि भूमि अधिग्रहित होगी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनेगा। ये खबर फैलते ही किसानों में आग लग गई। घर खतरे में था, खेत खतरे में था, अस्तित्व खतरे में था। शुभेंदु मैदान में उतरे। उन्होंने भूमि उच्छेद प्रतिरोध कमेटी बनाई, हजारों किसानों को संगठित किया, दिन रात गांवों में रहे। और फिर आया वो काला दिन। पश्चिम बंगाल पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चला दी, 14 लोग मारे गए, 70 से ज्यादा घायल हुए। ये नरसंहार पूरे देश में आग की तरह फैला और इसी ने 34 साल पुरानी कम्युनिस्ट सरकार की कब्र खोद दी। 2011 में ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनी, लेकिन इस जीत की असली नींव रखने वाले थे शुभेंदु अधिकारी। पार्टी के वरिष्ठ नेता भी मानते थे कि जब हिंसा अपने चरम पर थी तब वही अकेले हर गांव में मौजूद थे। तृणमूल के भीतर शुभेंदु ममता के राइट हैंड मैन बन गए। 35 से 40 विधानसभा सीटों पर उनका सीधा प्रभाव था। कुछ लोग तो ये भी मानते थे कि ममता के बाद पार्टी शुभेंदु ही संभालेंगे। लेकिन सत्ता का खेल बड़ा क्रूर होता है। पार्टी के भीतर एक नाम धीरे धीरे बड़ा होने लगा, अभिषेक बनर्जी, ममता के भतीजे, जिन्होंने कभी जमीन पर संघर्ष नहीं किया, कभी रात जागकर आंदोलन नहीं चलाया, लेकिन परिवार का कनेक्शन था और उसी के दम पर पार्टी की पूरी संगठनात्मक मशीनरी उनके हाथ में दी जाने लगी। एक तरफ शुभेंदु थे जिन्होंने दशकों तक जमीन पर खून पसीना बहाया, दूसरी तरफ नेपोटिज्म की राजनीति। ये दरार गहरी होती गई। फिर आए प्रशांत किशोर, बाहर से बुलाए गए चुनावी रणनीतिकार को 2021 के चुनाव की पूरी कमान सौंप दी गई। सीट आवंटन, कैंपेन की थीम, संगठन की रणनीति, सब कुछ। जो आदमी 30 साल से पार्टी की जड़ें मजबूत करता रहा, उसे किनारे कर दिया गया। और ऊपर से प्रशांत किशोर ने सार्वजनिक रूप से शुभेंदु पर आरोप लगाया कि 2019 में वो चुपके से बीजेपी की मदद कर रहे थे। ये तीर सीधे दिल पर लगा। अब बात करते हैं उस सड़े हुए सिस्टम की जिसने ममता की हार की असली जमीन तैयार की। तृणमूल के 15 साल के शासन में बंगाल में एक ऐसी व्यवस्था बन गई थी जिसे लोग कट मनी कल्चर कहते थे। सरकारी योजना का पैसा आता था तो उसमें से पार्टी का हिस्सा पहले निकलता था। घर बनाना हो, राशन लेना हो, कोई भी सरकारी काम हो, बिना कट दिए कुछ नहीं मिलता था। स्कूल शिक्षक भर्ती घोटाला सामने आया जिसमें करोड़ों रुपए के बदले नौकरियां बेची गईं। हजारों योग्य युवाओं का हक मारा गया। पार्थ चटर्जी जैसे तृणमूल के वरिष्ठ मंत्री के ठिकानों से ईडी ने 50 करोड़ रुपए से ज्यादा नकद बरामद किए। नारदा स्टिंग ऑपरेशन में कैमरे पर कई तृणमूल नेताओं को पैसे लेते हुए पकड़ा गया। संदेश खाली में महिलाओं ने बताया कि तृणमूल से जुड़े नेता शाहजहां शेख और उनके गुर्गों ने किस तरह उन पर अत्याचार किए, जमीनें हड़पी। महिलाएं रोते हुए कैमरे के सामने आई। पूरा देश सुन रहा था। लेकिन ममता सरकार की मशीनरी आरोपियों को बचाती रही। और फिर आया आरजी का मेडिकल कॉलेज का वो दर्दनाक मामला। एक महिला डॉक्टर के साथ जो हुआ उसने पूरे देश को झकझोर दिया।
डॉक्टर सड़कों पर उतरे, आम लोग उतरे, लेकिन सरकार की संवेदनहीनता ने जनता के गुस्से को और भड़का दी। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी ने केंद्र की आयुष्मान भारत योजना को बंगाल में लागू ही नहीं होने दिया, जिससे बंगाल के करोड़ों गरीब उस स्वास्थ्य सुरक्षा से वंचित रहे जो बाकी राज्यों में मिल रही थी। सीमा पर 569 किलोमीटर अनफेंस्ड बॉर्डर थी और आरोप था कि ममता सरकार ने जमीन आवंटन रोककर बाढ़ लगने ही नहीं दी। ये सब देख रहा था बंगाल का आम आदमी और धीरे धीरे भीतर ही भीतर एक गुस्सा पक रहा था। 19 दिसंबर 2020 मीनापुर की विशाल रैली। अमित शाह की मौजूदगी में शुभेंदु अधिकारी ने बीजेपी की सदस्यता ली। जाते जाते उन्होंने अभिषेक बनर्जी को सीधे ललकारा, कहा कि जब वो कोरोना से बीमार थे तब बीजेपी नेताओं ने हाल पूछा, लेकिन तृणमूल के एक भी नेता ने फोन नहीं किया। बीजेपी में आते ही शुभेंदु बंगाल में हिंदू पहचान की सबसे आक्रामक आवाज बन गए। उन्होंने मोदी के सबका साथ सबका विकास नारे को भी बंगाल में लागू मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने नया फॉर्मूला दिया, जो हमारे साथ हम उनके साथ। 2021 में ममता ने बड़ा दांव खेला, खुद नंदीग्राम जाकर शुभेंदु को उनकी ही सीट पर चुनौती दी। सोचा कि इस आदमी को उसी के घर में हराकर संदेश दे देंगी, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक गलती साबित हुई। शुभेंदु ने ममता को 2000 वोटों से हरा दिया। बंगाल के चुनावी इतिहास के सबसे नाटकीय नतीजों में से एक। पहली बार किसी ने उन्हें सीधी लड़ाई में हराया था। मनोवैज्ञानिक नुकसान स्थायी हो गया। 2026 असली फैसले की घड़ी। अमित शाह ने शुभेंदु से कहा था कि नंदीग्राम काफी नहीं, ममता के घर भवानीपुर में जाकर हराओ। बूथ स्तर तक रणनीति बनाई गई, भारी सुरक्षा बल तैनात हुई। इलेक्शन कमीशन ने 11 लाख कथित फर्जी वोटर हटाए। टीएमसी का वोटर इंटिमिडेशन मॉडल इस बार काम नहीं आया और जनता सड़कों पर निकली। 93% मतदान हुआ, रिकॉर्ड। जब नतीजे आए तो भवानीपुर में शुभेंदु ने ममता को 15,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया। बीजेपी का वोट शेयर 38 से बढ़कर 46% हो गया। अनुमानित 65% हिंदू वोट एकजुट हुए। 9 मई 2026 को शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। तो आखिर क्यों हारी ममता? क्योंकि 15 साल में उन्होंने जनता का भरोसा तोड़ा। कट मनी कल्चर ने गरीब को लूटा, भ्रष्टाचार ने युवाओं का हक मारा, संदेश खाली की महिलाओं की चीख अनसुनी रही, आरजी कर की बेटी को इंसाफ नहीं मिला और नेपोटिज्म ने उन्हीं के सबसे वफादार साथी को दुश्मन बना दिया। ममता की हार सिर्फ एक चुनाव की हार नहीं थी, ये उस भरोसे की हार थी जो जनता ने 2011 में उन्हें दिया था। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या शुभेंदु वाकई अलग साबित होंगे? शपथ के अगले ही दिन पहली कैबिनेट मीटिंग में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने 6 जरूरी फैसले लिए, जो बता रहे थे कि ये सरकार सिर्फ वादों की नहीं, कामों की सरकार बनना चाहती है। पहला फैसला, बांग्लादेश बॉर्डर पर बाड़ लगाने के लिए जरूरी जमीन बीएसएफ को ट्रांसफर की जाएगी। वो 569 किलोमीटर की खुली सीमा जो दशकों से घुसपैठ का रास्ता बनी हुई थी, अब बंद होगी। दूसरा फैसला, आयुष्मान भारत और दूसरी केंद्रीय योजनाएं जो ममता सरकार ने रोक रखी थीं, उन्हें तुरंत लागू करने की मंजूरी दी गई। बंगाल के करोड़ों गरीब अब उस स्वास्थ्य सुरक्षा के हकदार होंगे जो बाकी देश को वर्षों से मिल रही है। तीसरा फैसला, राज्य में इंडियन पीनल कोड यानी बीएनएस लागू होगा। पुराने कानूनों की आड़ में जो राजनीतिक संरक्षण चलता था, उसे तोड़ने की शुरुआत। चौथा फैसला, वर्षों से लटकी जनगणना प्रक्रिया को तुरंत शुरू किया जाएगा। सही आंकड़े, सही नीतियां, सही हकदार। पांचवा फैसला, सरकारी नौकरियों के लिए अप्लाई करने की अधिकतम उम्र सीमा 5 साल बढ़ाई गई। वो युवा जिनके साल घोटाले की भेंट चढ़ गए, उन्हें एक और मौका मिलेगा। और छठा फैसला, पूरे प्रशासन को पेपरलेस और डिजिटल बनाने की पहल। और पिछली सरकार के उन फैसलों का रिव्यू जो जनता के खिलाफ गए। शुभेंदु अधिकारी ने साफ कहा, यह सरकार गुड गवर्नेंस और सिक्योरिटी पर टिकी होगी और कोई भी सामाजिक योजना रुकेगी नहीं। जीत के जश्न में चंद्रनाथ रथ की हत्या की खबर आई थी। बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा के कई मामले सामने आए। ये बता रहा है कि बंगाल की राजनीति अभी भी उसी पुरानी जमीन पर खड़ी है। शुभेंदु ने वादे किए हैं, 6 महीने में यूनिफॉर्म सिविल कोड, अवैध घुसपैठियों को डिपोर्ट करना, तृणमूल के भ्रष्टाचार पर श्वेत पत्र। लेकिन बंगाल की जनता को नारे नहीं चाहिए, उन्हें रोजगार चाहिए, सुरक्षा चाहिए, इंसाफ चाहिए। इतिहास गवाह है कि बंगाल की जनता नेताओं को जितनी तेजी से ऊपर बिठाती है, उतनी ही तेजी से उतार भी देती है। मेदिनीपुर की गलियों से शुरू हुआ यह सफर नंदीग्राम के खून से लिखे आंदोलन से गुजरता हुआ राजभवन तक पहुंचा। लेकिन राजभवन मंजिल नहीं, शुरुआत है। क्योंकि इतिहास ये नहीं देखता कि आप सत्ता तक पहुंचे कैसे। इतिहास ये देखता है कि उस सत्ता से आपने उस आदमी की जिंदगी में क्या बदला जो रोज सुबह काम की तलाश में निकलता है
और शाम को खाली हाथ लौटता है। बंगाल इंतजार कर रहा है और इतिहास नोट कर रहा है।